Hello students, myself Dr. Yogesh. Today we are going to start with very important chapter of your 10th standard syllabus, that is chemistry of carbon compound. Most of the students face difficulties in this chapter. So we try to make this chapter as simple as possible for you. So let's begin with this chapter, chemistry of carbon compound. But before studying this chapter, we should understand what are the applications of carbon compound, where we use this carbon compound in our daily life. If you see food stuff that we use in our daily life, these are the chapatis, this is the rice, ghee, sugar. This is all is made up of carbon compound. If you talk about the fuels, we use petrol, diesel, LPG cylinder in our daily life, which also contains carbon compounds. Wax जो कैंडल वगैरह आप जो यूज करते हो उसमें भी कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. देन इफ यू टॉक अबाउट द प्लास्टिक्स, रबर्स, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, बाद में नाइलॉन्स के जो थ्रेड्स होते हैं, रोप्स होते हैं, टायर्स होते हैं, रबर है, डेली लाइफ में आप जो यूज़ करते हैं, इसमें ये भी कार्बन के ही बने होते हैं. कार्बन आइटम, इसमें कार्बन आइटम का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक्स है, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स है. बाद में डायमंड्स है, ग्राफाइट है. डायमंड में तो पूरा कार्बन का ही लिंकेज होता है. डायमंड एंड ग्राफाइट, ग्राफाइट में जो पेंसिल होता है अपना, उसका जो लीड होता है, इनिशियल जो लीड से आप लिखते हो, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन आइटम्स. देन मेडिसिन जो यूज़ करते हो आप अपने, अगर आप बीमार पड़ते हो तो वी यूज़ मेडिसिन. फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो होता है उसमें भी कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. वेरियस ड्रग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, कार्बन कंपाउंड्स ओनली. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू सी पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मीन्स पेस्ट को किल करने के लिए जो प्लांट्स वगैरह है, प्लांट्स के ऊपर जो पेस्ट वगैरह आते हैं, जिससे, और घर पे जो पेस्ट वगैरह होते हैं, कभी कभी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उसको किल करने के लिए हम यूज सम केमिकल्स, वी यूज सम स्प्रेज एंड ऑल. वो सब केमिकल्स कार्बन कंपाउंड से ही बने होते हैं. वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जिससे कि लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो ग्रो होता है. ओके, तो वो ग्रो करने के लिए जब जो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड से ही बने होते हैं. एक्सप्लोजिव्स, फटाके वगैरह आप जो यूज करते हो दिवाली में वगैरह, तो फटाके के अंदर जो केमिकल्स यूज होता है, वो केमिकल्स में मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है. देन वी यूज परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, जो अच्छा स्मेल देने वाले जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स में जो कंपाउंड है, मोस्टली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ही है. देन वी यूज प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, पिकल्स हम यूज करते हैं, अचार वगैरह यूज करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं फॉर 4 months 5 months. तो प्रिजर्व करने के लिए वी हैव टू ऐड समथिंग इन इट. दैट समथिंग इज नथिंग बट मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ओनली. ओके, सो देन अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिजर्वेटिव्स वी यूज डेटॉल वगैरह, इसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट वगैरह है. तो अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करने के लिए वगैरह, कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो हम केमिकल्स ऐड करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस कार्बन कंपाउंड ही अवेलेबल होता है. देन यूज फंगिसाइड, फंगस वगैरह को, अगर आप ब्रेड है ना, ब्रेड को अगर आप ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड को अगर आपने इसी 4-5 days 10 days के लिए इसे ओपन रखा, फंगस डेवलप होता है एक्चुअली, तो उसको किल करने के लिए भी हम जो केमिकल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फंगिसाइड्स. ओके, सो ये सब कंपाउंड्स, ये जो जितने भी कंपाउंड्स मैंने बोला, सभी कंपाउंड्स में कार्बन का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. ओके, so that's why carbon compounds are very important in our daily life. So before studying all these compounds, we have to understand the chemistry of carbon. कार्बन एटम को जरा डिटेल में जाके, डीप में जाके अंडरस्टैंड करने को हम ट्राई करेंगे, सो दैट हमें कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन बना रहा है, ये सर वो सब स्टडी करने के लिए हमें कार्बन को डीप में जाके स्टडी करना पड़ेगा. इफ यू सी, अपनी पीरियोडिक टेबल में देर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर, उसमें का ये एक एलिमेंट है. पर अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन बना चुका है. हम जो रिसर्च करते हैं उसमें जो डेटा है, वो डेटा के अनुसार देर आर 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के ही है. तो कार्बन के बारे में बोला जाता है कि इट्स ए वेरी फ्रेंडली एलिमेंट. फ्रेंडली मीन्स वो बहुत सारे अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं. तो ये अगर हमें डिटेल में जाके, डीप में जाके स्टडी करना है, तो पहला कार्बन एटम के बारे में जरा डिटेल में जाके स्टडी करेंगे. कार्बन इतने कंपाउंड सक्सेसफुली बना क्यों लेता है. ओके, तो लेट्स बिगिन विद द कार्बन एटम. थोड़ा कार्बन एटम को डीप में जाके अंडरस्टैंड करेंगे. इफ यू सी कार्बन, सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6. एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4. अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एंड एटॉमिक नंबर क्या है. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, एक लेक्चर मैंने बना के रखा है. उसमें एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है, एटॉमिक मास नंबर का कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट है, ऑक्टेट रूल, जीएन लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल मैंने बना के रखा है. तो इफ यू वॉच दैट वीडियो, उसके बाद अगर ये वीडियो आप देखते हो, तो ये सभी कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, तो प्लीज go and watch that video and then you will understand all these things. What is electronic configuration, what is atomic number, what is atomic mass,
एंड एवरीथिंग। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस होगा, उसका जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है एंड ऑफ कोर्स उसके पास न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वो भी 6 होते हैं। वो ये नंबर वेरिएबल है बट ये नंबर फिक्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो नंबर है वो फिक्स है। प्लस ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होता है। क्या होता है? शेल्स होता है। इन दैट शेल्स वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने यहाँ पे देखा है, देखो ये न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। तो आउट ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बोलता हूँ उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मीनिंग ये है कि एटम्स, कार्बन एटम में नंबर 6 प्रोटॉन्स आर देयर एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर। प्रोटॉन्स आर वेल इनसाइड द न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर कुछ शेल्स अरेंज है, वो शेल्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं और हर एक शेल का एक फिक्स कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने का। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल जो है उसके अंदर आप मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो कार्बन का अगर आप देखोगे केयरफुली, तो कार्बन के अंदर जो फर्स्ट शेल है, हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड जो सेकंड शेल है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड आउटसाइड द न्यूक्लियस। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस वी हैव द शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसा n नंबर ऑफ शेल होते हैं। कार्बन को 2 शेल की ही रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में है एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन उसके सेकंड शेल में है। तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो आप बोले कि ये क्या होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो उसके लिए हमें थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे पास जाना पड़ेगा। इफ यू सी द हीलियम, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है एंड उसके न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड फर्स्ट शेल का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो उसका जो न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड ही इज एंजॉयिंग स्टेबिलिटी। एंजॉयिंग स्टेबिलिटी मींस वो ऑर्बिटल पूरा भरा पड़ा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा ऑक्टेट रूल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि ऑक्टेट ने, जीएन लुइस एक साइंटिस्ट था, गिलबर्ट न्यूटन लुइस, ओके, उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा मैं। उसने बोला कि अगर कोई एटम को स्टेबल करना है, स्टेबल रखना है, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड उसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसके ये रूल को उसने नाम दिया ऑक्टेट रूल। क्या नाम दिया? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मीनिंग है 8। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नियॉन का थोड़ा स्टडी करेंगे। नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। एंड इफ यू केयरफुली लुक एट द नियॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट शेल, ये उसका फर्स्ट शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, एंड सेकेंड शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट, हीलियम एंड नियॉन, अगर आप केयरफुली देखोगे तो हीलियम के न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है एंड नियॉन के न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो ऐसे एलिमेंट है जो एंजॉय कर रहे हैं स्टेबिलिटी, दे एंजॉय कर रहे हैं स्टेबिलिटी। और कार्बन भी वैसे ही ट्राई कर रहा है कि उसके भी जो लास्ट शेल है, जो कार्बन का जो लास्ट शेल है, उसके अंदर नियॉन जैसा 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन जैसा 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अभी तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे एलिमेंट से वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो नियॉन जैसा बनना चाहता है। एक एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 बाहर निकाल देगा, ऐसा निकाल देगा, और चारों इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद अभी उसका जो फर्स्ट शेल बचेगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इट विल बी जस्ट लाइक हीलियम एटम। ओके, इट विल बी जस्ट लाइक व्हाट? हीलियम एटम। तो इधर हीलियम जैसा बनना चाहता है और किसकी तरह बनना चाहता है? नियॉन जैसा बनना चाहता है। अभी हीलियम जैसा बनने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन जो उसके सेकंड शेल में उसको रिमूव करना पड़ेगा, और नियॉन जैसा अगर उसको बनना है तो उसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके पास भी नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और वो भी नियॉन जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंजॉय करेगा। तो आप बोलोगे क्या जरूरत होता है एंजॉय करने के लिए? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रूल है कि एवरीथिंग विच इज हैपन्स इन केमिस्ट्री इज फॉर टू अटेन द स्टेबिलिटी। हर एक एलिमेंट ना खुद को स्टेबल करने को ट्राई करते रहता है। अभी स्टेबल कैसा करेगा? स्टेबल करने के लिए वो आइदर उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 8 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंपटीशन चालू रहता है। अभी कंपटीशन कैसा? किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं तो किसी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस भी कर सकता है। उसके अलावा भी क्या ऑप्शन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहला ये ट्राई करेंगे कि ये जो अपना कार्बन है ये हीलियम जैसा बन सकता है क्या, और नियॉन जैसा बन सकता है क्या, और बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा।
और बनने के बाद वो रियली स्टेबल होगा क्या? क्योंकि इतना सब करने के बाद, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हीलियम जैसा बनने को ट्राई करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नियॉन जैसा बनने को ट्राई करेगा। बट ये सब करने के बाद वो रियली स्टेबल होगा कि उसमें और अनस्टेबिलिटी आएगा? ये हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो विल ट्राई टू स्टडी दैट। तो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर अभी फोकस करेंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि वो हीलियम जैसा बनेगा। अभी हीलियम जैसा बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हीलियम जैसा बनने के लिए उसको, ये जो सेकंड सेल में उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको वन बाय वन क्या करना पड़ेगा? उसको रिमूव करना पड़ेगा। अभी वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से गया तो इसमें क्या चेंजेस होंगे एटम्स में। तो फर्स्ट वी ट्राई टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, जो मैंने पहले ही बोला है कि कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। 6 का मीनिंग क्या है? उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है। कितना प्रोटॉन्स है? 6 प्रोटॉन्स है। एंड उसके न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स है, वो शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? अभी उसके पास ये 3 और ये 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? माइनस। जब ये 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अभी ये जो एटम रहेगा वो एटम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आयन। क्या बन जाएगा? आयन। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। एटम में क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 थे, तो टोटल चार्ज था 0। तो एटॉमिक फॉर्म में कार्बन जब एटॉमिक फॉर्म में था, तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ओवरऑल जो चार्ज था कार्बन एटम का वो 0 था। बट अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अगर अभी अभी चार्ज में कैलकुलेट करूंगा ओवरऑल कार्बन का, तो उसके पास 6 प्रोटॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास चार्ज आएगा +1। क्या आ जाएगा? चार्ज। तभी इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? +1। जिसको आप ऐसा लिख सकते हो, +1 चार्ज। समझ में आया? ओके। बट +1 चार्ज, चल ठीक है, मगर एक इलेक्ट्रॉन तो गया। बट हमारा प्रॉब्लम क्या, हमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करना है, हमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अंदर बैठे जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन सपोज न्यूक्लियस के अंदर है, दैट 6 प्रोटॉन्स आर पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग। अभी बचे जो 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको जो अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है, दे आर पुलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी ये सिचुएशन में आपको और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। तो चलो आपने रिमूव कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या हो गया? बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन्स अभी कितना बच गया इधर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर नाउ? ये तो मैं इरेज कर देता हूँ। चलो चलो, अभी इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? इलेक्ट्रॉन बच गया 4। 2 इलेक्ट्रॉन गया, अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव चार्ज 4 है, प्रोटॉन्स का चार्ज है 6 है, तो अभी उसके पास चार्ज कितना आ गया? पहला +1 लिखा था, अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इधर +2 लिखना पड़ेगा। इजंट इट? अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया। कैसे क्रिटिकल हो गया? न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस इज पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। और ये जो शेल्स है वो स्लाइटली न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। ऑलरेडी कार्बन एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल साइज एलिमेंट। ओके, तो ऑलरेडी साइज कम है। और साइज कम का मीनिंग क्या है? ये जो वैलेंस, ये जो लास्ट शेल है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज कम होना। अभी डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं। उसका पावर भी बढ़ चुका है। पावर बढ़ चुका मीन्स पावर पहले से वही है, +6 ही है। बट इलेक्ट्रॉन का पावर थोड़ा कम हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अभी 2 चले गए, 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अभी ये सिचुएशन में ये जो प्रोटॉन्स है, दे आर स्ट्रांगली पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हो? साइंस में, फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स होल्ड करके रखने का। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ होल्ड करके रख रहे हैं। अभी 6 प्रोटॉन्स आर पुलिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिचुएशन में आपको और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवाना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रॉन सपोज चला गया, चलो अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे मुझे बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अभी चार्ज क्या होगा, कोई बताएगा? चार्ज बन जाएगा +3। +3, हाँ +3 बन जाएगा। तो इधर जो मैंने +2 लिखा है, इसको इरेज करके मुझे अभी क्या लिखना पड़ेगा? +3 लिखना पड़ेगा। जो अभी जो कार्बन है एटम फॉर्म में नहीं है, कार्बन अभी आयन बन गया। इसको बोलते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया। पॉजिटिव चार्ज मीन्स कैटायन। कैटायन कैसे लिखते हैं? कैटायन। तो कैटायन में इटसेल्फ कौन सा चार्ज दिख रहा है? अगर आपको ट्रिक्स यूज करना है, कैटायन के पास कौन सा चार्ज होता है, तो कैटायन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव।
ऐसा ट्रिक यूज करके आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके पास +3 चार्ज हो गया। +3 चार्ज का मीनिंग क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के बाहर, और न्यूक्लियस के अंदर अभी भी क्या है 6 प्रोटॉन्स नहीं लॉस हो रहे, प्रोटॉन्स दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, उनको उसके लिए तो लॉस करना बहुत डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है जहाँ पे प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, वो तो हम अभी स्टडी नहीं कर रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन वन बाय वन, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और अंदर 6 प्रोटॉन्स पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली। ये केस में अगर आप सोचो उसने ये भी इलेक्ट्रॉन सपोज लॉस कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन, तो अभी सिचुएशन क्या है बताओ मुझे, अभी सिचुएशन क्या है पता है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक हीलियम, दैट मीन्स वी कैन से वो हीलियम जैसा फाइनली बन गया, हीलियम जैसा, हीलियम कैसा अपना एंजॉय कर रहा है फर्स्ट शेल के बाहर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, तो ड्यूप्लेट एंजॉय कर रहा है, तो ये भी उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी उसकी तरह ड्यूप्लेट एंजॉय कर रहा है, बट ये रियली एंजॉय कर रहा है नहीं, क्यों, अगर ये चला गया तो इसके पास अभी चार्ज क्या आएगा, +4 आएगा, तो ये जो +3 मैंने लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट +3 मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, +4। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है, दे आर पुलिंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक एनीथिंग, बहुत स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं, एटॉमिक साइज बहुत ही कम हो चुका है, और इतना कम एटॉमिक साइज के ऊपर ये चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, +4। तो ये एक इशू वाला पॉइंट है, अभी ये जो डिस्कशन है थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन है, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस इट, क्यों, क्योंकि एटम का साइज, एटम का नहीं, आयन का साइज बहुत छोटा हो गया, उसके ऊपर +4 चार्ज आ गया, और इतने छोटे से साइज के ऊपर +4 चार्ज को मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। अभी ये कंसेप्ट अपने एसएससी के बोर्ड्स के इसमें नहीं है, बट उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन किया है, हम थोड़ा आगे जाके और डीप में जाके डिस्कशन करने को ट्राई करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये चार्ज डेंसिटी क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट क्या है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अभी इसके ऊपर चार्ज कितना है मुझे बताओ, +4, एंड वॉल्यूम उसका बहुत डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम एकदम छोटा हो गया, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ छोटा सा v। अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो आप बोले सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो और डिटेल में जाने को आपको मिलेगा। अभी क्या होता है, डेंसिटी का मीनिंग क्या है, ये थोड़े से वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, डेंसिटी, डेंसिटी का मीनिंग क्या है, डेंसिटी का मीनिंग है क्राउडिंग, क्राउडिंग का मीनिंग है गर्दी। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, साइज छोटा हो गया कार्बन का, एकदम छोटू सा हो गया कार्बन आयन, उसके ऊपर ये +4 चार्ज आ गया, तो छोटे से साइज के ऊपर अगर +4 चार्ज आ गया तो गर्दी बढ़ेगा, चार्ज का गर्दी बढ़ गया, तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कार्बन एटम बिकम मोर एंड मोर अनस्टेबल। वो बेचारा गया स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हीलियम जैसा, बट वो करने के लिए गया और फंस गया, फंस कैसे गया, उसके ऊपर चार्ज का बहुत डेंसिटी आ गया, बहुत क्राउडिंग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक +1 नहीं, +2 नहीं, +3 नहीं, +4 चार्ज आ गया, तो छोटे से कार्बन आयन के ऊपर ह्यूज चार्ज डेंसिटी जमा हो गया, और अभी इसको गेट रेड ऑफ करने का, अरे मैं इसे पक गया हूँ, तो इसके लिए ये जो मैंने जो पहला ऑप्शन बोला है कि कार्बन अपना लास्ट शेल का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद वो बन जाएगा +4, और अपने शेल में रखेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक व्हाट, हीलियम, हीलियम का कैसा ड्यूबलेट है वैसा उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये जो पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ वो कभी भी होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर आ जाएगा +4 चार्ज, तो और उसका साइज भी बहुत कम हो जाएगा, तो इतने कम साइज में इतने चार्ज को रखना, होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए ये जो पॉसिबिलिटी था मैंने बोला था कि यार वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम जैसा बनेगा, ये पॉसिबिलिटी हम लोगों पे रूल आउट करते हैं। ओके, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि अभी ये तो ऑप्शन हमने रूल आउट कर दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम जैसा बनेगा, ये डिफिकल्ट है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या ट्राई करेंगे, नियॉन जैसा बनेगा क्या, सॉरी कैसा बनेगा, नियॉन जैसा, नियॉन जैसा बनेगा मीन्स अभी उसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो चलो ये चारों इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी अदर एलिमेंट से। आप बोलेगे इसको कौन देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर आर एलिमेंट लाइक सोडियम, पोटेशियम, ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स है। एक्टिव एलिमेंट मींस अगर सोडियम का केमिस्ट्री देखोगे तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, और ये ऐसे एलिमेंट्स है
या आप इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया किसी से, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर किसी एलिमेंट से एक्सेप्ट करे, किसी एलिमेंट से उसने एक्सेप्ट कर लिया और अभी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और उसने 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन जाएगा किसकी तरह, नियॉन जैसा। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है +6। इलेक्ट्रॉन्स अभी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ये 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 10। चार्ज कितना बन गया, -4। तो अभी इसके पास अभी चार्ज क्या आएगा, -4। पहले केस में +4 बना था, ये केस में बन रहा है -4। और प्रॉब्लम ऐसे कि साइज मैंने पहले से ही बोला है, जो कुछ इशू है वो इशू है ड्यू टू दी एटॉमिक साइज। कार्बन का एटॉमिक साइज इतना छोटा है, इसके ऊपर आप एक वो शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन रखने जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिपेल ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन न्यूक्लियर वो एलिमेंट में क्या आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी। ऊपर से उसके ऊपर -4 चार्ज है, तो इतना चार्ज वो बेयर नहीं कर पाएगा इजीली अगर किसी से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो ये जो इशू है कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लिया, वो हो गया नियॉन जैसा, बट फिर भी स्टेबल नहीं है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस -4 चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन दैट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टार्ट रिपेलिंग। आप बोलेंगे रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव स्टार्ट व्हाट, रिपल्शन। तो दीज आर फ्यू इश्यूज, फ्यू पॉइंट्स जिसके वजह से न आपका ये जो कार्बन है आपका न 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और हीलियम जैसा बन सकता है डायरेक्टली, और न 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और नियॉन जैसा बन सकता है। तो फिर अभी उसके पास कौन सा ऑप्शन है, उसके पहले मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। देखो ये हीलियम और ये नियॉन के सिलेंडर्स ऐसे होते हैं, और ये जो गैसेस से यूज होते हैं एज अ लाइट्स, जो मॉल्स में वगैरह जाती हो तो वहाँ पे ऐसा फैंसी लाइट्स होता है, तो वो लाइट्स नियॉन लैंप्स के होते हैं, जिसके होते हैं नियॉन के होते हैं, तो वहाँ पे ये गैसेस यूज होते हैं। ओके, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड में देखो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे, कम हो गए थे। इसके लिए दे आर पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैंने दिखाया था थोड़ा आपको कि इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, आपका लॉस हो रहा था। और जब वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा तो न्यूक्लियस के पास बहुत सारे प्रोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे थे, तो दे आर पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस और साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगा। अभी अभी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि दो जो मैंने पॉसिबिलिटी बोला था कि जो हीलियम जैसा बनना चाहेगा कि नियॉन जैसा बनना चाहेगा, इधर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों को हमने रोल्ड आउट कर दिया। तो अभी उसके पास क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोवेलेंट। अब बोलोगे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है सर, कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन करो। ओके, तो उसको थोड़ा डीप में जाकर स्टडी करेंगे। तो डायरेक्ट कार्बन का स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, जनरल कोवेलेंट बॉन्डिंग को थोड़ा स्टडी करेंगे, और ये 4-5 मॉलिक्यूल्स का कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के बाद कार्बन कैसा कोवेलेंट बॉन्ड करता है, कार्बन कैसा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, उसको जाके अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है वो क्लोज आ जाते हैं, ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते ना इलेक्ट्रॉन गेन करते। जो हमने अभी जो डिस्कशन किया था कि ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पा रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये शेयरिंग का ऑप्शन कैसा होता है वो थोड़ा डीप में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे। देखो हाइड्रोजन है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये इसके अराउंड, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा है, पूरा ही मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये इसके अराउंड ही मूव कर रहा है। और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर आपको बताता हूँ मैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 1। और हीलियम, पता है हीलियम मैंने लिखा था जिसका एटॉमिक नंबर था 2, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एंजॉय कर रहा था न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन को भी वैसा ही बनना है, उसके भी लास्ट शेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो क्या करेगा पता है, उसका जो नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका ब्रदर, उसको बोलेगा तू आजा, जस्ट ए सेकंड। वो दोनों मिलके क्या करेंगे, देखो एक के ऊपर एक क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अभी देखो पहला कैसा था पता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। बट इसका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा था, इसको ही अवेलेबल था, यही हाइड्रोजन को अवेलेबल था, इसको वो अवेलेबल नहीं था, इसके पास एसोसिएट नहीं था, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा था। अभी दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे पता है, ये जो है
मूव करेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और हल्का सा ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने से क्या होगा? देखो, पहला ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बोला था, न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएगा। अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, जो एक हाइड्रो ये वाले हाइड्रोजन से एसोसिएट था, ओनली इसके साथ एसोसिएट था, इसके अराउंड घूम रहा था, अभी वो इसके अराउंड भी घूमना चालू हो जाएगा, तो इसको भी अवेलेबल हो रहा था। पहले जो एक हाइड्रोजन को अवेलेबल था, अब ये दोनों को अवेलेबल हो गया, बराबर है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ ही एसोसिएट था, अभी इसके साथ भी एसोसिएट हो गया, तो दोनों का काम हो गया। समझा कैसा होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दो आइटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, जैसे ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू स्टेप्स। अभी देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ना इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। अभी शेयर करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में हो, आपने पेंसिल नहीं लाया, पेन नहीं लाया फॉर एग्जाम्पल, तो आप आपके फ्रेंड्स के बाजू में बैठते हो और इसके पास सपोज एक ही पेन है, तो कुछ टाइम के लिए आप लिखते हो, कुछ टाइम के लिए वो लिखेगा, ऐसा कुछ, तो दोनों को बाजू में रह के टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली दो एलिमेंट्स है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, दोनों ने क्लोज आके एक दूसरे के ऊपर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किया। पहले केस में उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन एक को ही अवेलेबल था, अभी वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अवेलेबल है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अवेलेबल है, तो दोनों को दो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, दोनों को दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अभी ये उनको परमानेंट, अभी जब तक उनको स्टेबल रखना है तब तक दोनों को एक दूसरे को क्लोज में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑर्बिटल ओवरलैप। सेकंड स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। जब तक ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब तक थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे। और इसको थोड़ा और डीप में जाके अगर आपको लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, तो हाउ वी राइट इट? वी राइट इट लाइक दिस। एवरी टाइम ऑर्बिटल्स लिखने से हम क्या करेंगे? वी राइट एच हियर, वी राइट एच हियर एंड वी पुट सिंपल लाइन, और वी राइट लाइक दिस एच एच, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन को और सिंपल वे से रिप्रेजेंट करने के लिए भी रिप्रेजेंट लाइक दिस। ये जो लाइन लिखा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट। और एक ही बॉन्ड बना, इसके लिए हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट। तो आई होप कंसेप्ट ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे? दूसरा मॉलिक्यूल करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे, जहाँ पे सिंगल दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो उसके लिए देखो, ऑक्सीजन का थोड़ा स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन, अगर आप केयरफुली देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। इसका मीनिंग क्या है? उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड उसके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट शेल नहीं रिप्रेजेंट किया बिकॉज वो ऑलरेडी भरा पड़ा है, उसका कैपेसिटी के अनुसार वो भरा पड़ा है। मैंने यहाँ पे ओनली सेकंड शेल बोला। सेकंड शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस शेल। लास्ट वाला शेल जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि वो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना होता है? 8, और हर एक जो एलिमेंट है वो अपने लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखने को ट्राई करता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा? और एक ऑक्सीजन उसके जैसा ही है, उसको भी, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हाट दे डू? दे कम क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे और दोनों के जो ऑर्बिटल्स है, अगर केयरफुली देखना, ये इलेक्ट्रॉन जो था इसके साथ ही एसोसिएट था, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए, ऑलरेडी उसके पास 6 है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ही स्टार्ट एंजॉयिंग द ऑक्टेट। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ एसोसिएट हो गए तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ही ऑल्सो स्टार्ट एंजॉयिंग द ऑक्टेट एंड दोनों का काम बन जाएगा। ये काम बनने के लिए उनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना पड़ेगा। 100% नहीं ओवरलैप होंगे, जो ओवरलैप होगा वो 10%, 20%, मैक्स टू मैक्स 50% ओवरलैप अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। आप बोलेगे उससे ज्यादा नहीं, पूरा उठा के रख दिया तो क्या होगा? क्या होगा पता है? दोनों के न्यूक्लियस एकदम क्लोज हो जाएंगे और न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके न्यूक्लियस के, दूसरा वाला ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दे स्टार्ट रिपेलिंग। तो दे आर अलाउड टू ओवरलैप बट मैक्स टू मैक्स 50%, जस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप है,
क्या होता है, ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं बस। तो अगर मैंने ये ऑर्बिट इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया, ऐसा कुछ तो रख दिया, देखो रख दिया ऐसा, उससे होगा क्या, देखो अभी क्या मैजिक होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसके साथ एसोसिएट था, इसके साथ एसोसिएट था, एक ही ऑक्सीजन के साथ, वो अभी इसके साथ भी एसोसिएट हो जाएगा, इसको भी अवेलेबल होगा। पहला वो एक ही ऑक्सीजन को अवेलेबल था, अभी वो दोनों को अवेलेबल है। अभी आप केयरफुली लिखोगे, अगर मैं इसको बना दूंगा ऐसा, ऐसा कुछ तो कर दूंगा ऐसा, इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो और बेटर वे से अंडरस्टैंड होगा आपको। देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज एंजॉइंग द ऑक्टेट। अगर मैंने इसको सर्कल मारा, इसकी इसी के बारे में अगर डिस्कशन किया, इसी एटम के बारे में डिस्कशन किया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, ऐसा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो बोथ जो एलिमेंट्स है अपना अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, पता चला। बट इसको अगर आपको और प्रॉपरली लिखना है तो मैं जस्ट 1 सेकेंड इसको ओवरलैप करता हूँ। ओवरलैप करने के बाद ये मिलेगा। तो दिस इज अ ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल में इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और इजी करेंगे। तो इजी करने के लिए हाउ वी राइट ऑक्सीजन एंड दूसरा ऑक्सीजन, बराबर है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है मुझे बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसको भी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डॉट। कुछ टाइम आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किससे, क्रॉस करके। नहीं तो क्या कर सकते हो, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करो बाय डॉट एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करो बाय क्रॉस, तो उसको बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। तो चलो हम वो भी कर देंगे। क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना रहेगा, क्रॉस करके। ये गिलबर्ट न्यूटन लुइस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये नोटेशन दिया, तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं GN लुइस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लुइस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप होते हैं वो दिखा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट नहीं तो क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बॉन्डिंग करके दिखा, इससे थोड़ा सा ये इजी होगा आपको करने के लिए। तो ये क्या होगा, देखो दो जो आइटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पहला दूर था, अभी ये अकेला नहीं आ रहा है, ये भी आएगा इधर से, दोनों आएंगे, ये समझ लो। ओके, तो ये इधर से आ गया इधर। अभी इधर आने के बाद देखो क्या हो गया, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो आई पुट अ सर्कल हियर, बिगर सर्कल, और सर्कल से थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड होगा। अभी इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हुआ, इनिशियली उसके पास ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन थे 6, अभी क्रॉस के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन वो भी उसके साथ एसोसिएट हो गया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके साथ कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो गया, इसके पास भी देखो ये क्रॉस वाले 6 थे और ये डॉट वाले 2 है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो दोनों अपना अपना ऑक्टेट क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आया, okay. इसको और डिफरेंट वे से भी हम बुक्स में लिखते हैं, तो वी राइट लाइक ओ ओ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स वी पुट डैश, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड किससे बना, एक तो ऑर्बिटल का क्या हुआ, ऑर्बिटल का क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। फर्स्ट ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग। और ये दोनों कॉम्बिनेशन से, दोनों जो ये इफेक्ट से, दोनों जो इवेंट्स हो रहा है ऑर्बिटल ओवरलैप एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बनता है बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल कोवैलेंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं भी रेड पेन से थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिन्होंने एक्चुअली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, जो बॉन्डिंग में गए एक्चुअली, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग। इट इज ओनली फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, बाकी कुछ नहीं, बॉन्डिंग पेयर्स। और जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर देयर बट दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं लोन पेयर। आप बोलते हैं पेयर क्या है, पेयर मीन्स 2, जोड़ी। हम इलेक्ट्रॉन्स को केमिस्ट्री में पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको पेयर के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डिटेल स्टडी आपको 11th में अगर आप साइंस में जाते हो तो आपको डिटेल में मिलेगा कि व्हाई वी रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पेयर फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना स्पिन करते रहते हैं,
कंटिन्यूस। आपने टॉप देखा है, टॉप भौरा खेला रहेगा कभी बचपन में, वो कैसा स्पिन करता है, रोटेट करता है, स्पिनिंग, उसको हम स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। तो वो टाइप का स्पिन इनके साथ एसोसिएट होता है। तो एक का स्पिन क्लॉकवाइज होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एक दूसरे का स्पिन वो क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। इसके पीछे और डीप स्टडी है। इफ यू वांट टू स्टडी दैट इन डीप, तो आपको 11th साइंस में वो सीखने को मिलेगा। ओके, तो वी आर डेवलपिंग दैट लेक्चर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड ये स्पिनिंग कैसा होता है, क्या होता है। ओके, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो वी रिप्रेजेंट, यहाँ पे तो इतना याद रखना कि वी ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, डॉट्स और पेयर। कौन से फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। ओके, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पेक्टेटर थे, उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने बोला यार तू जा मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आया? तो जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोला जाता है, पेयर। तो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, थर्ड पेयर है, फोर्थ पेयर है। तो कितना लोन पेयर है आपके पास इधर, 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर से। और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट किया, ऐसा कितना पेयर है, ये एक पेयर है आपके पास, ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो ये उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐसे सिलेंडर में रहता है, जो रूम में आप बैठे होगे तो वो रूम में 20% ऑलमोस्ट क्या है, ऑक्सीजन के यही मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। वहां पे ऑक्सीजन एटम नहीं रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, मॉलिक्यूल। एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते। कौन से फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिकुलर फॉर्म, बिकॉज मॉलिकुलर फॉर्म में वो स्टेबल है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एटॉमिक फॉर्म। मॉलिकुलर फॉर्म तो डेफिनेटली थोड़ा स्टेबल है और दे आर एंजॉइंग द ऑक्टेट, तो इसके लिए वो मूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउ द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ वी ट्राई टू स्टडी द ट्रिपल बॉन्ड। केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, वो स्टडी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे नाइट्रोजन एटम्स। इसको यूज करेंगे नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रूम पे आप स्टडी कर रहे हो वहां पे ऑलमोस्ट 78% जो गैस है, वो गैस कौन सा है, यही नाइट्रोजन गैस है। इट्स स्टेबल। अभी आप बोलेंगे वो स्टेबल क्या है, क्यों स्टेबल है, उसका भी डिटेल स्टडी करेंगे। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनता है, तो पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर स्टडी करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। 7 मीन्स उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन, उसका भी वही एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो उसको देखो, अभी ये सेकंड शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलवेज वी ट्राई टू गो फॉर ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, अपना ही दूसरा नेबर नाइट्रोजन, अपना ही फ्रेंड, उसका ही ब्रदर, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बोलने के लिए बोल सकते हो, वो दूसरे नाइट्रोजन की तरफ अप्रोच करेगा। देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने वो मेंशन नहीं किया, मैंने जस्ट वो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही मेंशन करके रखा है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, आउटर शेल, ऑक्टेट और आउटरमोस्ट शेल। तो दोनों क्लोज आएगा, क्या आएगा, एक दूसरे के ऊपर। फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा ओवरलैप। किसका ओवरलैप, ऑर्बिटल ओवरलैप। कितना ओवरलैप होगा, मैक्स टू मैक्स 20-30% तक ओवरलैप होगा। ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद क्या होगा, देखो क्या होगा। पहला तो आप केयरफुली देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले नाइट्रोजन के, ये वाले इसके साथ ही एसोसिएट है, इसके साथ ही, इसके अराउंड ही मूव कर रहे हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके अराउंड मूव कर रहे हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके साथ एसोसिएट है, अगर इसके साथ एसोसिएट होने लगे तो इसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो ओनली इसके, ये नाइट्रोजन के साथ एसोसिएट है, अगर इसके साथ एसोसिएट होने हो लग गए तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए ये नाइट्रोजन को, ये दोनों नाइट्रोजन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना पड़ेगा, ऐसा। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। क्या बोलते हैं, वन सेकेंड आई शो। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ओवरलैप होने से क्या हो गया, देखो बताओ मुझे, क्या मैजिक हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहला इसके अराउंड घूम रहा था, इसके अराउंड ही मूव कर रहा था, वो अभी इधर इसको अवेलेबल हो गया। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी दोनों के पास है। जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ था 3 इलेक्ट्रॉन, वो इसके साथ भी एसोसिएट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन ओनली इसके साथ एसोसिएट थे, अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना उसका स्टार्ट हो गया। देखो इसके साथ एसोसिएट था, अभी इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको भी अवेलेबल है एंड इसको भी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है, देखो ये, इसे थोड़ा समझने में आसान लगता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा एज वेल एज इधर भी आएगा,
ओके, तो दिस इज द ऑर्बिटल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द, हम बोलते हैं ना कि दिस इज ऑर्बिटल को ओवरलैप करके दिखाया और कैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अभी इसको थोड़ा हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर और जो डॉट स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें लोन पेयर्स कितना है, बॉन्ड पेयर्स कितना है। सिंपल है, देखो एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था लास्ट शेल में, मुझे बताओ 5 इलेक्ट्रॉन्स था, 1 2 3 4 5। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 5 इलेक्ट्रॉन्स था। यस और नो, दोनों एक दूसरे के थोड़े से दूर थे। यस और नो, अभी क्या करेंगे, वी ट्राई टू मूव देम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज चले गए, क्लोज चले गए तो ऑर्बिटल का उन्होंने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। जैसे ही ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चालू हो गया। समझ में आ रहा है, जैसे ही ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चालू हो गया। और दोनों के पास, अभी देखो अगर मैं ये इसको लिखूं, अगर मैं ब्लैक पेन से करता हूं तो क्या होगा, इसके साथ अभी कितना इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एसोसिएशन दिखाने के लिए हम बॉन्ड बना रहे हैं। वो इसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1 2 3 4 5, खुद का 5 प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन उसको वहां से अवेलेबल हो गया, दूसरे नाइट्रोजन से अवेलेबल हो गया। तो हाउ वी राइट इट, वी राइट लाइक दिस, एन एन, उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन से जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद ये जो डैश से मैंने दिखाया उसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। एक्चुअली डैश वगैरह नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, बट फॉर अ सिंप्लिसिटी वी राइट इट लाइक दिस, राइट। एंड 3 बॉन्ड उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड मींस ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं लोन। तो लोन पेयर्स कितना होगा, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर जस्ट स्पेक्टेटर। ऐसे लोन पेयर्स, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर्स कितना है, बॉन्डिंग पेयर मींस जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स है 3, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है, ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वन ऑफ द स्टेबल मॉलिक्यूल ये माना जाता है नाइट्रोजन, वो ज़्यादा स्टेबल है। और इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, हम वेफर्स वगैरह खाते हो आप, उसके अंदर जो एयर भरते हैं, उसके अंदर जो एयर होता है वो नाइट्रोजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। क्यों होता है, क्योंकि वेफर्स हम ऑयल में फ्राई करते हैं, तो ऑयल अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो बोलते हैं रैंसिडिटी, ऑयल खराब, वो खराब हो जाता है, वेफर्स खाने लायक होता है। आप टेस्ट करो, कुछ वेफर्स रखो ऐसे ही 4-5 दिन के लिए बाहर, एयर को एक्सपोज करने के लिए, उसके बाद उसका टेस्ट देखो, थोड़ा सा वैसा कुछ ऐसा कड़वा सा, तो थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेफर्स के अंदर एक गैस पास करते हैं, वो गैस होता है नाइट्रोजन गैस, सो दैट वहाँ पे नाइट्रोजन का थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को, वो रैपर के अंदर जो ऑक्सीजन उसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पे पूरा क्या रहेगा, अगर आपका ये रैपर है, तो रैपर के अंदर सपोज यहाँ पे वेफर्स है, तो ये पूरा जो ऊपर का जो एटमोस्फियर है, ये रैपर का अंदर का, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस स्टेबल है, वो ऑयल जो होता है उसके साथ रिएक्ट करता नहीं है, तो आपके जो वेफर्स है वो फ्रेश रहते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, वन ऑफ द डेली यूज में हम इसको ये फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। आपको आई थिंक पता चला कि नाइट्रोजन का केमिस्ट्री क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कैसा बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ये जो हमने बॉन्ड्स बनाए, इसको हम बोलते हैं होमो डायटोमिक। क्या बोलते हैं, होमो मींस सेम एटम्स। एक मिनट, इसको बोलते हैं होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, मीन्स जो बॉन्ड बना है बिटवीन एटम्स, वो दोनों एटम सेम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, मीन्स दोनों सेम एटम्स थे, 2 एटम ही था, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, इसके लिए इसको बोलते हैं डाई। डाई एटम, डाई का मीनिंग है 2 एटम्स, बट दोनों एटम्स क्या रहेगा, सेम, दोनों हाइड्रोजन होगा, दोनों ऑक्सीजन होगा, दोनों नाइट्रोजन एटम्स होगा। अभी जो आगे जो मॉलिक्यूल्स का हमें स्टडी करना अपने सिलेबस में दिया है, उसमें एक क्लोरीन है, दिस इज ऑल्सो होमोडायटोमिक, उसका पहला स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे हेट्रोडायटोमिक। हेट्रो मींस 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसा बनता है। फॉर एग्जांपल HNCl होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसमें एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है। ओके, वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के पहले हम थोड़ा क्लोरीन का स्टडी करेंगे।
क्लोरीन में कोवलेंट बॉन्ड कैसा बनता है? देखो एक क्लोरीन के सिलेंडर्स होते हैं ऐसे इंडस्ट्री में, ओके, दिस इज अ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत बड़ा डेंजरस गैस है, ओके, हाईली कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मीन्स अगर ज्यादा एक्सपोज हुआ तो उससे कैंसर विंसर हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसा था? स्टेबल था। हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, बट ये बहुत डेंजरस गैस है, ओके। तो फिर भी उसका हमें स्टडी है करना। क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, बट इसका एप्लीकेशन भी है, अच्छे एप्लीकेशन पे अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस करके अगर आप उसको यूज करते हो तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो, ओके। तो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, मींस इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा एंड थर्ड शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो थर्ड शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ही नीड ओनली व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा? दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही एसोसिएट है, और इसका इलेक्ट्रॉन देखो ये इसके साथ एसोसिएट है, सॉरी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ एसोसिएट है। दोनों को जस्ट एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको फर्स्ट अपना स्टेप, 2 स्टेप में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करो। हो गया ओवरलैप? ऑर्बिटल जैसे ही ओवरलैप हो गया आपका ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहले ओनली, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो ओनली इसके साथ एसोसिएट था, एक क्लोरीन के साथ एसोसिएट था, इसके साथ एसोसिएट था, अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है? और ये जो इलेक्ट्रॉन था जो इसके साथ एसोसिएट था, वो अभी इसके साथ भी एसोसिएट होना क्या हो जाएगा? शुरू। तो दोनों को वो इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी हो जाएगी, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों ने मिलकर ऑर्बिटल को क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया, और ओवरलैप करने से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड वी कॉल इट एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको और सिंप्लीफाई वे से लिखता हूँ, देखो क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इसके पास में ये इसके इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। इसके इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए, इसके इसके इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। इनिशियली दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसा इमेजिन करो, ये इधर है, ये समवेयर इधर है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों एक एक दूसरे के क्लोज आएंगे, पहले एक दूसरे के पहले क्या आ जाएंगे? क्लोज आ जाएंगे। एंड क्लोज आने के बाद दे ट्राई टू ओवरलैप। ओवरलैप करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और शेयरिंग करने के बाद यू आर गेटिंग दिस, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। क्या बनेगा? बॉन्ड। तो इसी को मैंने बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स ही, दे आर देयर इनसाइड द बॉन्ड, ओके। तो वी राइट इट लाइक दिस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज बॉन्ड। ये डैश जो रिप्रेजेंट किया वो एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रॉन्स का बीच में जो, दो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्ड के जो पेयर्स है, बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? ओनली 1 बॉन्ड है, बट इट कंटेन्स लॉट ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, दे आर स्पेक्टेटर्स। तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर से, देखो ये एक लोन पेयर है इधर, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर, 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 ये टोटल 6 लोन पेयर्स आर देयर। Total 6 lone pairs are there. So I hope you have understood this bonding in chlorine molecule. Chlorine में single covalent bond ही बनता है। Bond pairs अगर आप देखोगे तो एक bond pair ही है, और lone pairs कितना है? 6 lone pairs. तो lot of lone pair associate with this chlorine. Okay, okay. और ये बहुत ही वैसा तो उसने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, बट रिएक्टिविटी वाइज थोड़ा ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ओके, तो अब तक हमने क्या किया? हमने डिस्कस क्या किया कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था हाइड्रोजन, और डबल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था ऑक्सीजन, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल था नाइट्रोजन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मॉलिक्यूल किया, दैट इज क्लोरीन। क्या किया? क्लोरीन। तो आज का जो सेशन था उसमें हमने ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी किया, बट कोवलेंट बॉन्डिंग में कौन सा कोवलेंट बॉन्डिंग किया?
दोनों एलिमेंट सेम सेम टाइप के थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं रहेंगे, दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहेंगे और इनके बीच में कैसा कोवैलेंट बॉन्डिंग बनता है वो ट्राई करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल करेंगे। हेट्रो मीन्स व्हाट? हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, हेट्रो डायटोमिक का मीनिंग क्या है? टू डिफरेंट एटम। हेट्रो डायटोमिक भी करेंगे और एक वेरी इंटरेस्टिंग सल्फर, सल्फर में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है वो भी करेंगे। उसमें ओनली सभी के सभी एलिमेंट सल्फर ही होंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होने वाला है, तो वो स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।